नमस्कार प्यारे साथियों, पंचायती राज की आज इस क्लास में हम बात करेंगे पंचायतों के कार्यकाल के बारे में कि पंचायतों का जो कार्यकाल है कितना होता है और इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। पंचायत सदस्यों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही पदच्युत करने की प्रक्रिया यानी कि पद से हटाने की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। पंचायतों की क्या क्या शक्तियां होती है और कर लगाने की शक्ति के बारे में बात करेंगे कि पंचायत किस प्रकार से कर लगा सकती है, कौन कौन से कर लगा सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अंत तक वीडियो को देखते रहिए और आज से हम पंचायती राज की क्लासेस रेगुलर रखेंगे। हो सकता है बीच में एक दो गैप हो जाए, वरना जहाँ तक पॉसिबल होगा क्लासेस रेगुलर रहेगी। आप नोट्स बना सकते हैं और अगर आपको पुरानी क्लासेस नहीं मिल रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी क्लास देख सकते हैं। प्यारे साथियों, टाइम गवाए बिना हम बात करते हैं पंचायतों के कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल का सीधा सा मतलब यह होता है कि पंचायतों की अवधि कितनी होगी, यानी जब चुनाव होता है तो चुनाव होने के बाद जो पंचायत है, इन पंचायतों का कार्यकाल कितने टाइम का होगा, कितने समय के लिए वह व्यक्ति उस पद पर बना रहेगा या वह पंचायत या उसका कार्यकाल रहेगा, इसका मतलब यह होता है। पंचायतों के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 243E यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E ये कहता है कि पंचायत चुनाव की पहली बैठक के बाद, जब पहली बैठक होती है, उस पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष के भीतर पंचायतों का कार्यकाल होता है। तो ध्यान रखना, हमेशा अगर आपसे पूछा जाए कि कार्यकाल कितना होता है तो डायरेक्ट 5 वर्ष नहीं लगाना है। अगर ऑप्शन में 2 चीजें दी हो, ऑप्शन ए दे दिया हो 5 वर्ष और ऑप्शन बी अगर दे दिया हो कि पहली बैठक से 5 वर्ष तक, तो ध्यान रखिएगा निकटतम हमें आंसर चुनना होता है। उसके हिसाब से जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। पटवारी की अगर हम बात करें या पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक पंचायतों का कार्यकाल होता है। इसके बारे में प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E करता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें पटवारी के हिसाब से तो आप जानते हैं पंचायती राज का जो सिलेबस है वह बहुत छोटा है। किसके परिप्रेक्ष्य में? जीके के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम जीके के सापेक्ष बात करें, जनरल नॉलेज के सापेक्ष बात करें, तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था का सिलेबस बड़ा ही छोटा है। तो हमें क्या करना है, इस पंचायती राज पर इतना ज्यादा ध्यान देना है कि अगर हम जीके में 20 में से 10 या 12 प्रश्न भी कर दें तो सफिशिएंट है, बहुत ज्यादा होगा। और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वहां से इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं। लेकिन पंचायती राज को हमें इतने अच्छे ढंग से पढ़ना है कि हमारा एक एक प्रश्न कीमती होना चाहिए। और 2017 में मैं ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो वर्तमान में सिलेक्टेड हैं, जिनके पंचायती राज में 20 तक प्रश्न आए, जहां पर लोगों की हालत गंभीर हो गई थी इस पंचायती राज के क्वेश्चन को सही करने में। वहां पर उसी समय कुछ विद्यार्थियों ने 20 अंक प्राप्त किए, जो कि अपने आप में एक बेहतर प्रदर्शन था। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि पंचायती राज में अच्छे अंक नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि हमारा सारा परिश्रम अगर हम जीके में गवा देते हैं, आप जानते हैं बहुत बड़ा पोर्शन है, तो हमें बेहतर ये करना है कि इस पर हमें इतना ध्यान देना है जितना कि हमें अंक चाहिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो, और इस पर हमें इतनी मेहनत करनी है कि अधिक से अधिक नंबर हम प्राप्त कर सके। और दोनों के मिलाकर हमें कम से कम, मैं आपको बता रहा हूं, 30 नंबर तो लाने ही होंगे, जिसमें आसानी से अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो पंचायती राज में आसानी से 18 नंबर ला सकते हैं और जीके में आप आसानी से 12 नंबर ला सकते हैं। दोनों का मिलाकर 30 नंबर हो जाता है, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सही रणनीति यह है कि छोटे सिलेबस को देखिए जहां से अंक उतने ही आ रहे जितने किसी बड़े सिलेबस से। जीके का पोर्शन बहुत बड़ा है ना, मान लेते हैं अगर ये इतना बड़ा है तो पंचायती राज केवल इतना बड़ा है, तो बेहतर है कि इसे कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज कर लिया जाए, तो हमें इससे अधिक अंक भी प्राप्त हो जाए और इसमें अगर हम औसत भी काम कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमें स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना होगा, बहुत अच्छे ढंग से हमें पढ़ना होगा, तभी हम इसमें से नंबर ला सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि पंचायती राज में पूर्ण नंबर इसलिए भी नहीं आ पाते क्योंकि यहाँ पर फैक्ट बहुत है। अभी तो चलिए ठीक है, हम बात कर रहे हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं जितने भी क्लासेस हमने पंचायती राज की ली है आपको पूर्णतः अभी नहीं पता होगा कि अगर मैं कहता हूं कि आर्टिकल 243A क्या है तो आप भूल गए होंगे क्योंकि आप बार बार रिवाइज नहीं कर रहे। या मैं बात करूं बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ होगा तो शायद आपको अभी चीजें नहीं पता होगी। तो पंचायती राज में रिवीजन बहुत करना होता है। अभी तो ठीक है, पंचायती राज की हम बात कर रहे हैं, कुछ चीजें सरल है। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करेंगे और वहां पर हम क्षेत्रों की बात करेंगे, वहां पर फैक्ट की बात करेंगे तो आपको लगेगा यार बड़ा ही टफ है, जबकि बहुत छोटा सिलेबस है, बस आप लगातार पढ़ते जाइए, आपका काम हो जाएगा। हमने देखा पंचायतों का कार्यकाल अनुच्छेद 243E के हिसाब से पंचायत की पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक होता है। बस इतना ही हमें इसमें ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात यह होती है कि हमने ये तो देख लिया कि 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होगा प्रथम बैठक या पहली बैठक से, लेकिन क्या पंचायतों का कार्यकाल पहले भी समाप्त किया जा सकता है या नहीं, ये भी प्रश्न बन सकता है। हमने कह दिया कि पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष के भीतर, है ना, यहां तक पंचायतों का कार्यकाल होगा। तो इसके बीच में जो समय है, क्या इस समय इसके कार्यकाल को समाप्त कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने भारत के संविधान का बहुत अच्छे ढंग से अवलोकन किया है, उसे पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो जब आप संसद पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से लोकसभा को भंग किया जा सकता है, किस प्रकार से पुनः चुनाव कराने की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है। ठीक ऐसे ही पंचायतों के कार्यकाल को भी समय से पूर्व भंग किया जा सकता है और पुनः चुनाव की व्यवस्था की गई है। कहने का मतलब यह है कि ये तो 100% सही है कि पहली बैठक से 5 वर्ष तक पंचायतों का कार्यकाल होता है, लेकिन इसके पहले भी पंचायतों को भंग किया जा सकता है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि क्या पंचायतों को पहली बैठक से 5 वर्ष के पहले या कार्यकाल के पहले भी भंग किया जा सकता है, तो आंसर होगा हाँ। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न बन सकता है यहां से, अब देखिए उदाहरण के लिए एक बात समझिए, पंचायतों का कार्यकाल था 5 वर्ष का, हमें पता है 5 वर्ष का। अब पहली बैठक से 5 वर्ष के भीतर मान लेते हैं कोई पंचायत 4 वर्ष में भंग हो गई, यानी 4 वर्ष वह कार्यकाल रहा, उसके बाद उसे समाप्त कर दिया गया। कार्यकाल से मतलब यह है, सीधी सी बात, अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि जैसे आपने किसी व्यक्ति को चुना तो आपको पता है कि 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है, 5 वर्ष तक वह उस पद पर रहता है, लेकिन इसके पहले ही अगर पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो यह पद से हट जाता है। अब मान लेते हैं 5 वर्ष के लिए पद पर था और 4 वर्ष में इसे हटा दिया गया, और एक व्यक्ति है जिसे 4 वर्ष 8 माह में हटाया गया, ठीक है, 4 वर्ष 8 माह में हटाया गया। तो दोनों केस में फिर यहां पर क्या प्रावधान होगा। हमें पता है कि पंचायतों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, तो क्या यहां पर 4 वर्ष पर इसे हटाया गया तो क्या पुनः चुनाव होंगे, और इसे 4 वर्ष 8 माह में हटाया गया तो भी क्या पुनः चुनाव हो गए। इसके लिए हमारा संविधान क्या कहता है। तो पहली बात तो संविधान ने कही कि पहली बैठक से 5 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, हमारा संविधान कहता है कि अगर 5 वर्ष से पहले आप हटा भी देते हैं, मान लेते हैं 5 वर्ष से पहले हटा दिया, अब मान लेते हैं उदाहरण के लिए 4 वर्ष का कार्यकाल हुआ और आपको हटा दिया गया, कार्यकाल होना था पूरा 5 वर्ष, यानी 1 वर्ष पहले ही हटा दिया गया। तो हमारा संविधान कहता है कि पंचायत के कार्यकाल के 6 महीने पूर्व अगर पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो वहां पर पुनः चुनाव होंगे। पुनः चुनाव का मतलब यह है कि फिर से चुनाव किया जाएगा और फिर से चुना जाएगा लोगों को, ठीक है। लेकिन बात ये आ रही थी कि हमने यहां पर 4 वर्ष 8 माह का समय व्यतीत किया और अब केवल 4 महीने बचे थे। यहां पर तो हमें पता है कि 1 साल बचा हुआ था कार्यकाल समाप्त होने में, इसके पहले ही पंचायत भंग कर दी गई, लेकिन यहां पर तो केवल 4 महीने बचे हैं, तो क्या यहां पर भी पुनः चुनाव होंगे। तो फिर हमारा संविधान कहता है कि अगर 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल बचा था तो चुनाव कराने होंगे, और अगर 6 महीने से कम कार्यकाल बचा, हमने देखा कि ये 4 महीने का कार्यकाल बचा है, तो अब चुनाव नहीं होगा। यानी हमारा संविधान सीधी सी बात ये कहता है, और इन फैक्ट को आपको दिमाग में ध्यान रखना है।
अगर कंसेप्ट वाइज प्रश्न बन गया ना तो हालत बड़ी खराब हो जाती है क्वेश्चन सोल्व करने में। बड़े ध्यान से आपको चीजों को पढ़ना है, बहुत समझ के चीजों को पढ़ना है। संविधान पहली बात करता है पंचायतों के कार्यकाल में कि अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत की पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष के भीतर पंचायतों का कार्यकाल होगा। दूसरी बात यह कहता है कि अगर 5 वर्ष के पहले पंचायत भंग हो जाती है या इसका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, और इसमें अगर 6 माह से अधिक समय बचा हुआ है कार्यकाल भंग करने से पहले, तो पुनः चुनाव कराएंगे, और अगर 6 माह से कम समय बचा हुआ है तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर 5 वर्ष से पहले पंचायत को भंग किया गया और 6 माह से अधिक समय बचा हुआ था तो पुनः चुनाव होंगे, और अगर बात यहां पर आती है कि 6 माह से कम समय बचा था तो चुनाव नहीं होंगे। उसके साथ फिर जो अगला इलेक्शन होगा जिसमें फिर से परिसीमन होना है, सीमांकन होना है, उस समय चुनाव कराया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे की ओर बात करते हैं सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। सदस्यों की योग्यता से मतलब है पंचायत के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो संविधान यहां पर स्पष्ट रूप से कहता है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने के लिए जो योग्यता होती है वही योग्यता पंचायत के सदस्यों में होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमें इन लफड़ों में नहीं पढ़ना, हमें तो आप स्पष्ट रूप से बता दीजिए। तो स्पष्टता बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति 21 वर्ष का हो जाता है, अगर उसकी आयु यानी एज 21 वर्ष है, तो वह पंचायत के सदस्य चुनने के योग्य है। उसमें योग्यता है कि वह पंचायत का सदस्य बन सकता है। ध्यान रखना, यहाँ पर 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। ऑप्शन में आ जाएगा कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम क्या होते हैं, हम अधिकांशतः भावनात्मक उत्तरों को ज्यादा चुनते हैं, और ये चुनना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये तब चुना जाता है जब हमने कभी कुछ पढ़ा नहीं हो। इसी प्रश्न को अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैं कह सकता हूं कि 99% ये चांस है कि व्यक्ति इसका सही आंसर 18 वर्ष लगाएगा, लेकिन ध्यान रखना इसका सही आंसर है 21 वर्ष, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ध्यान से हमें चीजों को पढ़ना है। अगला है पदच्युत करने की प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि हटाने की क्या प्रक्रिया होगी, किसे? ग्राम पंचायत के प्रमुख को। अब एक बात ध्यान रखना, अभी हाल ही में पंचायतों के चुनाव हुए, आप सभी ने वोट दिया होगा, आप सभी ने मत दिया होगा, मताधिकार का प्रयोग किया होगा। आप सभी को यह तो पता होगा कि सरपंच के चुनाव हुए या अन्य चुनाव हुए, लेकिन आपको क्या यह पता है कि सरपंच को उसके पद से हटाया भी जा सकता है कार्यकाल के पहले? यानी हमने पहली कंडीशन तो हमने देखा कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये तो हमें पता, कि हमने हाल ही में सरपंच को चुना, ये तो हमें पता है। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि सरपंच को उसके कार्यकाल के पहले भी हटाया जा सकता है? और कैसे हटाया जा सकता है इसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। पहली बात तो ये कि आपको इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि सरपंच को उसके पद से पहले हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि सरपंच को या ग्राम पंचायत प्रमुख को उसके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर दूसरी बात ये आती है कि कैसे हटाया जा सकता है। तो एक प्रस्ताव होता है जिसका नाम होता है अविश्वास प्रस्ताव। पहले इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता क्या है। एक शब्द समझिए, एक शब्द का मतलब क्या है। मैंने लिखा समान। समान का मतलब होता है, अगर हम साधारण रूप से बात करें, इसका मतलब होता है बराबर, है ना। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। अगर मैं इस समान के आगे लिख देता हूं आ का मतलब है असमान। असमान का मतलब क्या हो गया? बराबर नहीं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही? मैंने पहले क्या लिखा, इस आ को हटा दीजिए, मैंने लिखा समान। समान का मतलब होता है बराबर। फिर मैंने इसके आगे लगा दिया आ का मतलब है असमान। असमान का मतलब क्या है कि अब ये बराबर नहीं। यानी केवल इस एक अक्षर के जुड़ने से यहां पर इसका मतलब पूरा परिवर्तित हो गया। तो हमें एक बात समझ में आई कि किसी भी शब्द के आगे
अगर आ लग जाता है, इसे हिंदी की भाषा में कहते हैं कि किसी भी शब्द के आगे अगर आ उपसर्ग जुड़ जाता है तो उस आ का मतलब होता है नहीं। अब हम इस शब्द को उठाते हैं, यहां पर लिखा रहा है अविश्वास। तो देखिए, विश्वास का मतलब तो होता है भरोसा, और इसके आगे जुड़ा हुआ है आ। वो मैंने क्या कहा, किसी भी शब्द के आगे अगर आ उपसर्ग जुड़ जाता है तो इसका आ का मतलब होता है नहीं। जैसे कि हमने यहां पर देखा था, समान का मतलब है बराबर, और आ जुड़ गया तो इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं। ठीक ऐसे ही यहां पर भरोसा नहीं। कहने का मतलब यह है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब यह है कि अविश्वास मतलब हमें जो व्यक्ति चुना गया है, हमें भरोसा नहीं है कि अब वर्तमान में इसका मत रहा है या नहीं। कहने का मतलब यह है कि अविश्वास प्रस्ताव का सीधा सा मतलब यह है कि हमें ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति लोगों में अपने भरोसों को खो चुका है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब इसके द्वारा हटाया कैसे जाता है उसको समझिए। होता क्या है, ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है ना, इस अविश्वास प्रस्ताव पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। प्रस्ताव का मतलब सीधा सा ये होता है, साधारण भाषा में अगर मैं कहूं, अगर आपको समझना है, एक्चुअल वही मतलब नहीं होता, समझने के लिए समझिए। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते थे छुट्टी के लिए या किसी अन्य कार्य के लिए, ठीक ऐसे ही प्रस्ताव होता है जिस पर वर्णन होता है कि कारण क्या है, क्या क्या चीजें हैं। ऐसे ही यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिस पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। साथ ही उन्हें इस बारे में बताना होता है कि आखिर हम अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, उन कारणों का उल्लेख करना होता है। तो ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर कर दिए, कारण का उल्लेख कर दिया कि हमने क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को जिला पंचायत अधिकारी के पास दिया जाता है। जिला पंचायत अधिकारी क्या करता है, 30 दिन के भीतर उस ग्राम पंचायत प्रमुख को हटाने के लिए यहां पर 15 दिन पहले इसकी सूचना देता है। जब भी बैठक बुलाई जाती है, यानी 30 दिन के अंदर, जैसे ही आपने प्रस्ताव पहुंचाया जिला पंचायत अधिकारी को, जिला पंचायत अधिकारी 30 दिन के अंदर बैठक बुलाएगा और इस बैठक के 15 दिन पहले ही इसकी जानकारी दे दी जाएगी। और जब बैठक बुलाई जाएगी तो बैठक बुलाने पर उपस्थित जो लोग हैं, उन उपस्थित और मत देने वाले यानी वोट देने वालों के द्वारा अगर 2/3 बहुमत दे दिया जाता है या 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है या जिसे हम सरपंच भी कह सकते हैं, उसे पद से हटना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि ग्राम पंचायत या पंचायत के प्रमुख को पद से हटाना संभव है। इसके लिए क्या करना होता है, अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है जिस पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं और इसमें उन कारणों का उल्लेख होता है कि हम क्यों हटा रहे हैं। फिर इस प्रस्ताव को पहुंचाया जाता है जिला पंचायत अधिकारी के पास। ये 30 दिन के अंदर बैठक बुलाता है जिसकी सूचना 15 दिन पहले देता है, जिसमें जब लोग उपस्थित होते हैं तो उपस्थित होने के बाद जब ये मत देते हैं और उपस्थित एवं मत देने वालों लोगों के 2/3 बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो पास होते ही वह प्रमुख या ग्राम पंचायत या पंचायत प्रमुख अपने पद से हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि पद से हटाना संभव है, उसके लिए ये प्रक्रिया है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे की ओर बात करते हैं, पंचायतों की शक्तियां क्या होगी। अब आप ये समझ रहे होंगे कि सर यहां पर कैसे पता लगेगा कि पंचायतों के पास क्या शक्ति होगी। देखिए, पंचायतों के पास क्या शक्ति होगी, इसके लिए राज्य विधानमंडल इस बारे में सुनिश्चित करता है कि पंचायतों के पास कौन सी शक्ति होनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बात समझिए, ये एक खेत है ना, चलिए ऐसे मत समझिए। जैसे मान लीजिए आपका घर या मकान बन रहा है, आपके मकान में आपके घर वालों ने आपको कार्य सौंपा गया है कि घर में जितने भी फैन वगैरह लगने हैं या जो इलेक्ट्रिक सामान लगना है उसकी जिम्मेदारी आपकी है।
आप कैसे ही सामान लगवाइए, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे सामान लगवा सकते हैं, डिजाइनदार लगवा सकते हैं, खराब लगवा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप डिजाइन वाले सामान लगवाएंगे, जैसे मान लीजिए आप पंखा लगवा रहे हैं, तो आप या तो डिजाइन वाले लगवाएंगे या बिना डिजाइन वाले लगवाएंगे, या हो सकता है कि आप दूसरा वाला फैन लगवाने लगे या और कुछ लगाने लगे। तो क्या आप इस सामान को लगाएंगे तो घर वाले आपसे कुछ कहेंगे? आप कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको शक्ति दे दी कि इस बारे में निर्णय लेने का पूरा अधिकार आपको है। ठीक ऐसे ही होता क्या है कि पंचायतों के पास जो शक्ति है, इसके बारे में हमारे संविधान ने पहले ही उल्लेख कर दिया। क्या उल्लेख किया? कि भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में जितने भी विषय दिए गए हैं, अब मैंने पहले आपको बताया है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कितने विषय हैं। उन सभी विषयों पर शक्तियां किसके पास होगी? पंचायतों के पास होगी। जो जो विषय दिए गए हैं उन विषयों को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि पंचायतों के पास ये 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो उन विषयों पर योजनाएं बनाने का कार्य और क्रियान्वित करने का कार्य पंचायतों के पास होता है, ये उसकी शक्ति होती है। अगली बात होती है पंचायतों को कर लगाने की शक्ति। देखिए, पंचायत के पास दो चीजें होती है। एक तो केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा इन्हें अनुदान भी दिया जा सकता है। तो अनुदान अगर दिया जाता है तो पंचायत निधि कोष का गठन कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने पंचायत को 2 लाख रुपए दिए अनुदान स्वरूप कि आप इस कार्य में लगा सकते हैं। तो पंचायत ने पंचायत निधि कोष का गठन किया और वहां पर पैसे अपने रख दिए। लेकिन इसके साथ ही पंचायत और क्या कर सकती है? तो पंचायत शुल्क लगा सकती है, पंचायत पथ कर लगा सकती है, यानी रास्ते का कर लगा सकती है, और कुछ फीसें वसूल सकती है। इन सभी के बारे में कर लगाने की शक्ति पंचायत के पास है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि पंचायत की आय के स्रोत क्या है, क्या क्या सोर्सेस है जिसके द्वारा पंचायत आय अर्जित करती है, आय कमाती है। पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं और आपको सही में चैनल सही लगा, आपको चीज़ें सही लगी, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।